सी प्रोग्राम में यूज किया जाने वाला हैश इंक्लूड पूरे सिस्टम के एक्सेस को बदल सकता है। कोनियो डॉट नेट जो आमतौर पे हम लोगों को सिखाया जाता है, जिसका जो कि आज के डेट में रेलिक यानी कि बचा कुचा हिस्सा बन चुका है। इंट मेन हम कोड को लिख तो लेते हैं, बट इंट मेन का फंक्शनल यूज क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो आज हम लोग इन सब चीजों को देखते हैं, एक एक चीज को, हर एक टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि इनका यूज क्या है और क्यों करते हैं और इनको किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, आमतौर पे जो हम लिखते हैं सी के प्रोग्राम को, तो सबसे पहले जो जनरली हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये हैश इंक्लूड stdio.h हम लोग हर कंपाइलर में यूज करते हैं, चाहे हम टर्बो सी में यूज करें या VS कोड में यूज करें या कोड ब्लॉक में यूज करें। बट conio.h, ये जो conio.h हेडर फाइल है, ये सिर्फ टर्बो सी में यूज किया जा रहा है, जिसको कि आज के डेट में हम कह सकते हैं कि ये एक रेलिक यानी कि बचा खुचा हिस्सा बन चुका है, जो कि आज के मॉडर्न एडिटर्स में यूज नहीं होता है। ये अब ये आउटडेटेड चीज है। तो conio.h को अब हम लोग VS कोड में या कोड ब्लॉक में यूज नहीं करेंगे, इसके जो फंक्शंस हैं उनको भी यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ टेक्निक्स है जिसके मदद से हम लोग कोनियो के कुछ फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे के कुछ लेक्चर्स में। तो जो हमारा ये सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से लिखा जा रहा है, मेन फंक्शन बनाया जा रहा है और मेन फंक्शन के अंदर हम जो कोड भी लिखना चाहते हैं वो कोड यहाँ पे फिलहाल लिखते हैं। ये मेन कोड का ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है, इसमें सब कुछ हमारा कोड यहाँ पे आ गया। इस प्रोग्राम को लिखने के बाद हम लोग इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरीके से कुछ हमारा आउटपुट आता है। और ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था रन करके प्रोग्राम को, और वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा था। अब हम लोग इस प्रोग्राम को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होता है। कोई भी सी का जो प्रोग्राम होता है वो उसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो पहला लाइन होता है, जो कि हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, तो ये इंक्लूड सेक्शंस इसको बोला जाता है। इस लाइन को, पहले लाइन को, जहां पे हम लोग stdio.h या conio.h या अदर सी के फाइल्स को इंक्लूड करेंगे या करते हैं। देन हमारा आता है मेन फंक्शन, जो कि हमारा इंजन फंक्शन है, और फिर मेन के अंदर हम लोगों का जो भी कोड है वो कोड लिखा जाता है, और उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको ये कोड एज ए आउटपुट दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंक्लूड सेक्शन जो है उसमें जो हम लोग stdio.h या conio.h, आमतौर पे जो टर्बो सी में यूज करते हैं कोनियो, हम उसको भी थोड़ा अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं हैश इंक्लूड, यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक हैश, दूसरा इंक्लूड, तीसरा या stdio.h या conio.h। ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स है जो एक साथ यूज किया गया, और सबको जब एक साथ यूज करते हैं तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, और जिसको कि कंपाइलर पूरे सेंटेंस को रीड करके एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे stdio.h को देख रहे हैं, ये एक हेडर फाइल है। conio.h ये भी एक हेडर फाइल है जो कि अब यूज में नहीं है। जो हमारा मॉडर्न प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उसमें अब ये यूज में नहीं है। तो stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और conio कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी दोनों एक हेडर फाइल है जो इनपुट और आउटपुट करने के लिए यूज किया जाता है। तो stdio में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस मिलते हैं printf, scanf, और conio के अंदर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मिलता है आमतौर पे वो है getch, जो कि एक कैरेक्टर इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है जब हम टर्बो सी में काम कर रहे हो तब, बट आजकल अब ये यूज नहीं है VS कोड में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड और रेलिक के कंपैरिजन को, यानी stdio.h और conio.h का एक कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। तो stdio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, यानी ये हम लोगों को फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कि इनपुट या आउटपुट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इसके सारे फंक्शंस यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड हैं, चाहे हम GCC में हो, क्लैंग में हो, MSVC में हो, लाइनक्स पे हो, मैक ओएस पे हो या विंडोज पे हो, ये हर तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करता है।
ये बफर्ड ऑपरेशन करता है। बफर्ड ऑपरेशंस का मतलब जब हम इनपुट वैल्यू को लेते हैं तो वहां पे एक टेम्पररी मेमोरी जनरेट होता है। तो इसके फंक्शंस जो है वो एक टेम्पररी मेमोरी को जनरेट करते हैं, और जब हम कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू प्रेस करते हैं तो वो वैल्यू उस टेम्पररी मेमोरी में जाता है। देन वो फिर उस वेरिएबल के एक्चुअल मेमोरी पे जाता है रैम के अंदर। यानी कि वैल्यू प्रोग्राम का कीबोर्ड से निकला, प्रोग्राम के एक टेम्पररी मेमोरी पे गया, और फिर वहां से उसको रैम में उसके एक्चुअल जगह पे रखा गया। तो ये बफर्ड ऑपरेशंस करता है, और बफर के दौरान जब ये वैल्यू को बफर में स्टोर करता है तो वो हर वैल्यू को पहले आइडेंटिफाई करता है। जैसे अगर हम कोई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं 5 और कोई वैल्यू इनपुट किया गया a, तो इसका जो इनपुटेड वैल्यू है, इनपुट करने वाले फंक्शन से 5 को भी इनपुट कर रहे हैं, a को भी इनपुट कर रहे हैं, 7.5 को भी इनपुट या आउटपुट कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों तीन तरह का डेटा है। 5 एक इंटीजर टाइप का डेटा है, a एक कैरेक्टर डेटा है, और 7.5 एक फ्लोटिंग टाइप का डेटा है। तो अपने उस बफर में ये यहाँ पे एक बफर क्रिएट हो गया, फंक्शन का, एसटीडीओ के फंक्शन का एक बफर क्रिएट हो गया। अब ये वैल्यू पहले उस बफर में आया, उसके बाद वो वहां पे उस वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा। यानी कि अगर सपोज हम इनपुट कर रहे हैं तो हमारा जो कीबोर्ड है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से वैल्यू निकला और ये वैल्यू पहले एक बफर, एक टेम्पररी मेमोरी जो कि एसटीडीओ का फंक्शन क्रिएट किया है उस पे जाता है। तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 आया। अब इस बफर में अब ये जो हमारा फंक्शन है एसटीडीओ का स्कैनएफ फंक्शन, इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस तरह का डेटा है। तो इसको ये चेक कर लिया कि दिस इज एन इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। फिर ये किस वेरिएबल के लिए आया है, तो सपोज कोई भी वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में होगा जहां पे ये वैल्यू जाएगा, उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेगा, और तब ये इस वैल्यू को उस वेरिएबल के मेमोरी यानी कि रैम में ले जाकर के स्टोर कर देगा। तो यहां से कीबोर्ड से वैल्यू निकला, निकलने के बाद जो इनपुट फंक्शन है स्कैनएफ, इसकी मेमोरी में आया और वहां पे उस वैल्यू को आइडेंटिफाई किया गया, उसके मेमोरी एड्रेस को ढूंढा गया, और फिर रैम में जहां भी उसका मेमोरी एड्रेस है वहां पे ले जाकर उस वैल्यू को रख लिया गया। तो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन होने की वजह से इसके पास अपना एक बफर है जहां पे वैल्यू को पहले वो रखता है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन होता है ये किस वेरिएबल का वैल्यू है और इसका टाइप क्या है, देन वो रैम में जा रहा है। उसी तरीके से जब हम आउटपुट करते हैं प्रिंटफ फंक्शन से, तो रैम से वैल्यू निकलेगा और प्रिंटफ की मेमोरी में जाएगा और वहां उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, और फिर उसके ऊपर जो भी उसको डिस्प्ले करना है उसको डिस्प्ले किया जाएगा। तो बफर्ड फीचर्स हम लोगों को प्रिंटफ स्कैनएफ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं stdio.h के फंक्शंस होने की वजह से। अब हम देखते हैं conio.h। तो ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो कंसोल से वैल्यू को लेते हैं और कंसोल पे ही देते हैं। यानी कंसोल इट मींस कि जो भी हमारा प्रोग्राम जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है उसका बेस क्या है। तो कोई भी विंडोज है तो उसका जो कंसोल माना जाता है वो है MS-DOS, या हमारा अगर यूनिक्स है, लाइनक्स है, तो उसका कंसोल है यूनिक्स। तो यूनिक्स का वो जो सेल प्रॉम्प्ट है वो कंसोल है, तो वहां से वैल्यू लिया जाएगा या वहीं पे वैल्यू दिया जाएगा। तो conio.h हेडर फाइल का जो भी फंक्शंस है वो कंसोल से वैल्यू लेगा और कंसोल पे ही वैल्यू वापस करेगा। तो ये टर्बो सी में तो चलेगा, बट अदर जो भी हमारे कंपाइलर्स हैं, मॉडर्न कंपाइलर्स, उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके जो फंक्शंस है cprintf, clr, cr, kbhit एंड getch, ये सब टर्बो सी में हम यूज करेंगे, बट हम मॉडर्न कंपाइलर्स पे, जैसे हम लोग अभी हम लोग जो प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था VS कोड के अंदर GCC को यूज करके, वहां पे ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेज है conio और stdio में। हमको बस इतना रिमेंबर कर लेना है कि stdio इज अ स्टैंडर्ड इनपुट, वो
किसी भी तरह के वैल्यू को इनपुट आउटपुट कर सकता है, एक बफर क्रिएट करता है जहां पे वो आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल्स को, डेटा को। कोनियो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो डायरेक्ट वैल्यू लेता है और मेमोरी में देता है। और वो वैल्यू कहां से लेता है कोनियो? कंसोल से। हैश और इंक्लूड ये क्या है? तो हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर यानी प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले ये डायरेक्टिव है, यानी ये डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को, एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बोल रहा है कि प्रोग्राम के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करना है उसको करने से पहले भी कुछ काम करना है। तो हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो सिस्टम को पहले बताता है कि प्रोग्राम पे काम शुरू नहीं करना है, उसके पहले ये काम करना है। तो सपोज अगर हम कोई वर्क करने जा रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई करने बैठने वाले हैं, तो पढ़ाई करने बैठने से पहले हमारा प्री प्रोसेसिंग क्या है? हम डायरेक्ट स्टडी पे तो स्टडी टेबल पे नहीं जाते हैं, हम उसके पहले कुछ टास्क को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? हम अपने बुक्स को लाते हैं, कॉपी को लाते हैं, पेन को लाते हैं, टेबल पे रखते हैं, और फिर पानी वानी रखना है वो हम रख लेते हैं। ये हमारा प्री प्रोसेसिंग टास्क है। हम पानी वगैरह इसलिए रख लेते हैं कि हम पढ़ने जब बैठे तो बीच में हम डिस्टर्ब ना हो पाए, प्यास लगे तो हम उठ के बाहर ना जाए, हम वहीं पे पानी पी लें। तो ये हमारा प्री प्रोसेसिंग है कि वाटर बोतल रख लिया गया टेबल पे एंड देन वी स्टार्टेड आवर स्टडी। तो उससे हमारा प्रोसेसिंग स्टडी का डिले नहीं होता है। तो यहां भी कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं प्रोग्राम में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हैश एक सिंबल के रूप में एक दिया गया हुआ है, एक तरीके का ऑपरेटर इसको हम कह सकते हैं, जो प्री प्रोसेसिंग करने के लिए बोलता है सिस्टम को। तो हम हैश का और भी कई यूज है, हम इसके मदद से डिफाइन करने का भी कुछ काम करेंगे, जिसको हम लोग आगे समझेंगे कि यह डिफाइन क्या होता है। बट फिलहाल हम इतना समझ लें कि हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो प्रोग्राम पे काम करने से पहले, इसके साथ अगर हम कोई भी लाइन लिख लेते हैं, उस लाइन को सिस्टम पहले परफॉर्म करेगा। दूसरा है इंक्लूड। इंक्लूड क्या है? इंक्लूड इज अ कीवर्ड। ये एक कीवर्ड है। किसी भी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड बोले जाते हैं। उन रिजर्व वर्ड का और उन कीवर्ड्स का कुछ स्पेशल मीनिंग डिफाइंड होता है कंपाइलर के अंदर, और कंपाइलर को जैसे ही वो शब्द या वर्ड मिलता है, कंपाइलर उस वर्ड के डिफाइंड मीनिंग के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। तो इंक्लूड का भी एक मीनिंग कंपाइलर में, सी के कंपाइलर में डिफाइंड है। और इसका मतलब क्या डिफाइंड है? जैसे ही हम इंक्लूड लिखेंगे, सी का कंपाइलर समझ जाएगा कि इंक्लूड करना है किसी बाहरी फाइल को। यानी हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा सपोज कोई भी, तो उस प्रोग्राम को हमारा अपना प्रोग्राम फाइल हुआ। जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा अपना p.c हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम है, लेकिन हम इसमें चाहते हैं studio.h हेडर फाइल का कोई फंक्शन को यूज करना। तो studio.h भी एक फाइल है जो कि बाहर पहले से लिखा हुआ है, उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो एक्सटर्नल फाइल्स, कोई भी एक्सटर्नल फाइल्स हो, अब वो एक्सटर्नल फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स भी हो सकता है, और हमारा बनाया हुआ भी कोई भी एक्सटर्नल फाइल हो सकता है। हम .h हेडर फाइल भी बना सकते हैं, और हम किसी दूसरे .c फाइल को भी किसी दूसरे C फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हैश और इंक्लूड लिख करके हम किसी बाहरी फाइल को अपने प्रेजेंट फाइल में इंक्लूड करने का काम करते हैं। तो ये हमारा हैश इंक्लूड है, studio.h और conio.h है। अब यहां पे इंक्लूड करते समय हम लोग ये सिंबल लिखते हैं, इसके बीच में हम हेडर फाइल्स का नाम लिखते हैं, जैसे अभी लिखा गया studio.h। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में लिखा जाता है। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन को हम यूज तब करते हैं जब हम कोई हेडर फाइल को यूज कर रहे हैं जो लाइब्रेरी में पहले से दिया हुआ है। और अगर हम कोई अपना बनाया हुआ फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम ग्रेटर देन और लेस देन को नहीं यूज करके हम लोग इसकी जगह पे डबल कोट्स को यूज कर सकते हैं इस तरीके से।
तो ये डबल कोट्स को भी यूज करते हैं। तो ये जो ग्रेटर देन और लेस देन है ये तब यूज होगा जब हम किसी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फाइल्स को अपने प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हो, जैसे studio.h, math.h, stdlib.h, ये सब लाइब्रेरी फाइल्स हैं। इनको यूज करना है तो ग्रेटर देन लेस देन के बीच में इनका नाम लिखा जाएगा। तो क्या करता है, जैसे ही नाम को यहां लिखा गया फाइल का नाम, जैसे यहां पे file.h लिखा गया हुआ है, जैसे ही इसको लिखा गया ये सोर्स फाइल उस लाइब्रेरी फाइल से अपने प्रोग्राम को जोड़ लिया और हमारा काम शुरू हो गया। अगर हम कोई अपना फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम ये डबल कोट्स को यूज करेंगे यहां पे, और इसके बीच में हम अपने फाइल का नाम लिखेंगे जो हमारा अपना फाइल होगा, चाहे वो .h फाइल हो हम खुद बना करके, जैसे हमारा abc.h है ये हमने बनाया है तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर में लिख देंगे, या हमारा कोई xyz.c फाइल ही है हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं तो इसको भी डबल कोट्स में लिखेंगे। यानी अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं किसी बाहरी फाइल को जो कि लाइब्रेरी का फाइल नहीं है, जिसको हम लोगों ने बनाया है, चाहे वो .c फाइल है या .h फाइल है, तो उसके लिए हम लोग डबल कोट्स को यूज करेंगे। यहां पे जैसे देख सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि जैसे यहां पे हैश इंक्लूड myheader.h लिखा गया या myfile.h लिखा गया, जो कि ये यूजर के द्वारा बनाया गया हुआ है, यानी कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया हुआ है। हम इसको जब इंक्लूड कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे .c भी हम लोग दे सकते हैं अगर कोई c फाइल को इंक्लूड करना चाहे तो। अब हम आते हैं इंट मेन के कंसेप्ट पे। आमतौर पे हम लोग इंट मेन को यूज करते हैं, बट इंट मेन को यूज करने का जो फंक्शनलिटीज है वो बहुत सारा है। हम कभी कभी एग्जामिनेशंस में या इंटरव्यू में पूछ दिया जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनलिटीज या डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ इंट मेन। तो बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स को शायद ये पता नहीं होता है कि इंट मेन का कोई और भी स्ट्रक्चर होता है या इंट मेन का कोई और भी यूज होता है। हम तो अभी तक ये समझते हैं हम लोग कि इंट मेन लिखना होता है हर प्रोग्राम में, और इंट मेन जब लिखते हैं तो प्रोग्राम वहीं से शुरू होता है। ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग फंक्शन है या इंजन फंक्शन है, वो तो है, ये इंजन फंक्शन है, बट इसका और भी कई स्ट्रक्चर्स है और इसका और भी कई यूज है। तो हम लोग इंट मेन लिखेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो आमतौर पे हम लोग यूज करते हैं और यही ज्यादातर यूज भी होता है। इंट में लिखेंगे, हमारा प्रोग्राम यहीं से शुरू होगा और इसके अंदर जो भी कोड लिखना है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। दिस इज एन इंजन फंक्शन। ये हमारा काम शुरू होगा जैसे ही ये कैसे प्रोग्राम को रीड कर रहा है हमारा सिस्टम। सोर्स फाइल को रीड किया, प्री प्रोसेसर का काम कंप्लीट किया, अब कंपाइलर कोड को एग्जीक्यूट करेगा और यहां पे वो मेन फंक्शन को कॉल करेगा। तो मेन का एंट्री इज द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। अब इसका एक और स्ट्रक्चर होता है मेन का, जो कि ये हमारा ये है विदाउट आर्गुमेंट, और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा होता है विथ आर्गुमेंट। यानी मेन फंक्शन में वी कैन क्रिएट द पैरामीटर्स। कोई भी फंक्शंस को डिटेल में आगे समझेंगे, बट इतना समझेंगे कोई भी फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे मेन ही है, तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ किया गया हुआ है इंट argc char asterisk argv, तो ये यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन करते हैं ये वेरिएबल्स और इसका पर्पस क्या है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे इंट मेन कब कॉल होगा, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले इंट मेन फंक्शन कॉल होता है, उसको कहते हैं कॉल होना, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करते समय हम लोगों ने कमांड भी यूज किया था gcc फिर स्पेस दे करके माई प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम का नाम था, और .exe हम लोग यहां दे रहे हैं। अब हम लोग यहां पे कोई वैल्यू दे दें, जैसे हम यहां पे कोई वर्ड लिख दें हेलो 5 और तब एंटर प्रेस करें, और तो ये हेलो और 5 हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में पहुंच जाए। तो ये कैसे पहुंचेगा? तो इसी को पहुंचाने के लिए यहां पे इंट मेन में पैरामीटर्स डिफाइन किया गया हुआ है। तो यहां पे पहला वैल्यू जो है इंटीजर टाइप का, यानी हम कोई इंटीजर वैल्यू अगर प्रोग्राम में पास करना चाहते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम यहाँ पे
फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा गया हुआ है, और एक वैल्यू पास करेंगे कॉल करते समय। जैसे पहला वैल्यू इंटीजर अगर देना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले इंट को लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले इंट वैल्यू लिख देंगे और फिर स्पेस देने के बाद हम दूसरा कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग जो देना है वो लिख देंगे। तो क्या होगा, ये पहला वैल्यू जो हम लोगों ने दिया 5 वो इस वेरिएबल पे आ गया argc जो यहां बना हुआ है, और दूसरा जो हेलो दिया गया वो इस argv पे आ गया हेलो। अब ये दोनों वैल्यू मेन फंक्शन के पैरामीटर में आ गए, जिसको यूज हम लोग यहाँ पे इस जगह पे अपना जो स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसको कैसे रिट्रीव करेंगे प्रोग्राम के अंदर, जैसे यहाँ पे पहला वैल्यू जैसे हमारा तो अभी पहला वैल्यू 5 था, तो यहाँ पे हम argv यहाँ पे जो वेरिएबल बना हुआ है, ये जो वेरिएबल है argv, तो इस वेरिएबल में इंडेक्स 0 पे जो हमारा पहला वैल्यू है 5 वो मिलेगा, और इसके इंडेक्स 1 पे जो दूसरा वैल्यू है हेलो वो मिलेगा। यानी हम लोगों का जो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हम लोगों को अपने प्रोग्राम में कैसे काम करना होगा, हमारा इंट मेन, अब इसमें हमारा इंट, सपोज हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं a कॉमा और कैर एस्ट्रिक arg ले लेते हैं, ये हमारा हो गया फंक्शन। और इसमें हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं i, और एक कैर वेरिएबल हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे। इन सब चीजों को हम आगे करेंगे। अब हम लिखेंगे i इक्वल टू a0, ठीक है, और s इक्वल टू arg1, इस तरीके से कुछ हम लिखेंगे। आगे डिटेल में हम लोग इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। यानी अब ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ 5 और हेलो पास कर रहे हैं ये हमारे प्रोग्राम में आ गया, और अब हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। अभी शायद वैल्यू पास करना, कमांड लाइन से वैल्यू लेना, ये पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी क्लियर करना भी नहीं है। बस इतना समझना है कि इंट मेन का एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है जिसके पैरामीटर के साथ यूज होता है, और हम उसका यूज तब करते हैं जब हम कोई भी वैल्यू प्रोग्राम में कमांड लाइन के थ्रू यानी बाहर से भेजना चाहें तब। तो इंट मेन का 2 स्ट्रक्चर हम लोगों को मिला।